नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, बीएसटीसी प्रथम वर्ष 2019 वाले गणित के पेपर का आज अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जहां आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि किस प्रकार से गणित के प्रश्नों का आंसर लिखा जाता है। दोस्तों, मैं एक बात पहले आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ जो है शब्द सीमा का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। गणित में जो आप लिखोगे, जितना आप लिख पाते हो वही शब्द सीमा है, क्योंकि यहाँ कोई प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जो बड़ा है परंतु उसकी शब्द सीमा कम है, और कोई प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जो छोटा है परंतु उसकी शब्द सीमा ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ जो है शब्द सीमा मैटर नहीं करती है, यहाँ सही आंसर मैटर करता है कि आपने सही तरीके से किया या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 4 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो 4 प्रश्न जैसे कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4, ये एमसीक्यूज़ हैं। इनमें से स्टार्टिंग के 2 जो हैं, प्रश्न नंबर 1 और 2, ये दोनों यूनिट नंबर 1 में से आते हैं, और प्रश्न नंबर 3 यूनिट नंबर 3 में से आता है, और प्रश्न नंबर 4 जो हैं वो यूनिट नंबर 4 में से आता है। तो यानी कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5, उन दोनों में से सिर्फ बड़े प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग में देखते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में कि इनका आंसर क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन हैं। ये ग्रंथ किसका है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भास्कराचार्य द्वितीय जो हैं इस सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम ज्या का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यानी कि रिवर्स ज्या, रिवर्स साइन थीटा का प्रयोग त्रिकोणमिति के अंदर जिसने किया उसका नाम क्या है, तो वो है आर्यभट्ट प्रथम। मैंने इस पर यानी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4 और 5, इन सभी तो जो यूनिट हैं उस पर वीडियो बना रखा है, जहाँ से छोटे प्रश्न कैसे आएंगे और कौन कौन से आ सकते हैं उसके बारे में भी अच्छे प्रकार से पढ़ाया है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दूंगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो। अगला है कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे। दोस्तों, जब भी गुणनखंड की बात आ जाए तो आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, जहां आप सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग देते हुए इसका आंसर प्राप्त करोगे। तो पहली अभाज्य संख्या को क्या होती हैं, 2 होती हैं, तो उसका भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग दोगे अभाज्य संख्या का तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और फिर 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 × 2 × 3, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर द में आपको देखने को मिलता है। यहाँ ये जो है एक है, ये एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको नहीं देने की कोई मतलब इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पहला आंसर सही क्यों नहीं माना है, क्योंकि 12 क्या होती है, एक भाज्य संख्या है, तो उसको आप आंसर नहीं मान सकते। 4 × 3 को आंसर क्यों नहीं माना है, क्योंकि 4 जो है भाज्य संख्या होती हैं, इसलिए उसको भी आंसर नहीं मान सकते। 6 × 2 को आंसर क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ भी जो है 6 एक भाज्य संख्या है। परंतु द आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 × 2 × 3, ये जो दोनों तीनों संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, और गुणनखंड भी कैसे होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर देख चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी में गणित शिक्षण के अंतर्गत कितने गणितीय कौशलों के विकास को अपेक्षित माना है। एनसीईआरटी के अंदर कितने गणितीय कौशलों को माना गया है, तो वो है, इसका आंसर 11 हो जाएगा। तो ये 4 प्रश्न हो चुके हैं। इनके आंसर अगर आपको देखने हैं कि कैसे लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि इस प्रकार से जो है आपको इनके आंसर लिख के आने हैं। आपको क्या करना है कि आंसर लिखना है, फिर उसके सामने वो ऑप्शन लिखना है जिसका आंसर आपको पता है। तो जैसे पहले प्रश्न का आंसर था द, तो आपने लिख दिया है द, और उसका आपको लिख कर भी आना है कि द के अंदर क्या ऑप्शन था, ताकि चेक करने वाले को आसानी हो जाए और डायरेक्ट वो बिना बार बार दूसरी कॉपी दे के आपके आंसर को चेक कर सके। इसके बाद अगले 4 प्रश्नों को देखेंगे, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनका आंसर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है कि बेबीलोन सभ्यता की 60 आधारित स्थानीय माप अंक प्रणाली के मध्यवर्ती आधार क्या था। यानी बेबीलोन सभ्यता जो थी वहाँ 60 आधारित स्थानीय माप अंक प्रणाली चलती थी, उसका मुख्य आधार क्या था। इसके बाद है कि माया सभ्यता वाले लोगों ने शून्य का प्रयोग किस प्रकार से किया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 की भारत प्राथमिक स्तर पर गणित के किन किन तथ्यों को पढ़ाना चाहिए। और प्रश्न नंबर 8 जो है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित के अंदर असफलता क्यों प्रकट हुई। दोस्तों, ये चारों प्रश्न जो हैं
दो दो नंबर के हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि चारों प्रश्न जो हैं दो दो नंबर के हैं, तो इनके बारे में सिर्फ दो दो लाइनें या तीन तीन लाइनें लिखनी हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5, 6 और 7, 8 का आंसर। चारों प्रश्नों का आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर है कि बेबीलोन सभ्यता की 60 आधारित स्थानीय माप अंक प्रणाली में मध्यवर्ती आधार संख्या क्या थी? 10 थी, और उसी को आधार मानकर सभी संख्याएं बनाई गई थी। अगला है कि माया सभ्यता वाले लोगों ने शून्य को ऐसे जीरो की तरह प्रयोग न करते हुए इसका प्रतीक जो है थीटा मान लिया। क्या मान लिया था? थीटा इसका प्रतीक मान लिया था। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में किन किन तथ्यों को पढ़ाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हो तो वहाँ संख्याओं और अंकों के ज्ञान के साथ साथ भाई संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये अंक होते हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। इनसे बनी हुई संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। और उसी के साथ साथ संकेतों का जो गणित के अंदर चलते हैं, जैसे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, इन सभी के बारे में भी बच्चे को पता होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि घर का आकार आयताकार है, वर्गाकार है। जो वो गेंद खेलता है, जो बॉल खेलता है, उस बॉल का आकार वृत्ताकार या गोलाकार कैसा है। त्रिभुज किसे कहते हैं, जोड़ क्या होता है, बाकी क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, इन सभी के बारे में, उनके संकेतों के बारे में से पता होना चाहिए। अगला है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित की असफलता क्यों है। तो उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है कि नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा नहीं किया गया है और व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक नहीं है। शिक्षक आता है, पढ़ाता है और चला जाता है। गणित पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में कैसे काम में आए, प्रयोग कैसे उसको कर पाए बच्चा, तो उसको वहाँ वो माहौल नहीं मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के आंसर। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि एक बाग जिसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आयताकार बाग है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं इसको आपको लिखकर भी बता सकता हूँ, परंतु यहाँ जो है अगर मैं लिखता हूँ तो स्क्रीन पर आपको सही दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने लिख रखा है कि आयताकार बाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको वो सूत्र लगाना है जहाँ लंबाई 15 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10। तो 15 इंटू 10 कितना होगा? 150। और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की ओर देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 है कि 200 रुपये का 9% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। तो ये भी आपके 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरल ब्याज के प्रश्न में किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है मूलधन। जो धन आपने उधार लिया था वो कितना था? 200 रुपये। और दर कितनी थी? 9%। समय कितना आपको दे रखा है? समय कितना है? 2 वर्ष। तो अब आपको सरल ब्याज का सूत्र लगाना है। सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू समय, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 200 है आपके, और इसके अलावा दर कितनी है? 9%, यानी कि 9/100 इंटू समय कितना है? 2। तो 2 आपने लिख दिया है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 9 दूनी 18, और 18 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी कि 2 साल का 200 रुपये का ब्याज कितना होगा 9% के रूप से? 36 रुपये। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 और 42 के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM दोनों ज्ञात करने हैं। तो इनको देखते हैं कि इसको आंसर कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और इनके अभाज्य गुणनखंड वाले जो हैं टुकड़े बना लेने हैं, जैसा कि यहाँ हमने बना लिए हैं। तो आपने 12 के बनाए तो क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की घात 2 और 3 की घात 1 बन गया। ऐसे आपने 42 के बनाए तो कितना बना? 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1 बन गया है। अब घात का मतलब ये है कि कोई संख्या कितनी बार आ रही है। जैसे ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाले में 2 इंटू 2 यानी कि 2 जो है 2 बार आ रहा था, इसलिए 2 की घात 2 लिख दिया। और 3 कितनी बार आ रहा था? 1 बार, तो लिख दिया 3 की घात 1। अगर आपको HCF निकालना है, अब आपको अगर HCF निकालना है तो आपको क्या करना है? HCF का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घातों को लेना होता है। अब सबसे बड़ी घात यहाँ देखते हैं 2। 2 की सबसे बड़ी घात ऊपर वाले जो है 12 के गुणनखंड में दे रखी है, वो कितनी है? 2 की घात 2।
नीचे वाले में कितनी है, सिर्फ 2 की घात 1 दे रखी है, यानी कि हम कितने लेंगे, 2 की घात 2 को ले लेंगे। और ऊपर वाले में भी 3 की घात 1 है, नीचे वाले में भी 3 की घात 1 है, तो 3 को सिर्फ एक बार लेना है। इसी प्रकार अगर 7 को लेना है तो 7 तो सिर्फ नीचे वाली संख्या में है और कितना घात दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। तो इन सभी संख्याओं को जब आप गुणा करते हो आपस में तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है कि जो संख्याएं दोनों में कॉमन आ रही हैं उन्हीं को ले लो। तो ऊपर वाले में 2 इंटू 3 आ रहा है और नीचे वाले में भी 2 इंटू 3 आ रहा है। जैसे ऊपर वाले में 7 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 2 इंटू 3 ऊपर भी हैं, 2 इंटू 3 नीचे भी हैं, इसलिए 2 इंटू 3 यानी कि 2 की घात 1 और 3 की घात 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। तो एचसीएफ तो हो गया 6 और एलसीएम कितना हो गया, 84 हो गया है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप किसी अच्छे टीचर से अच्छे टीचर से इसे पढ़ लीजिएगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2/4 और 4/8 को तुल्य भिन्न के चित्र में समझाना है। तो आसानी से आप इसे समझा सकते हो। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं आंसर की, एक वृत्त बना लेते हैं। अब जो किसी भिन्न आपको दी जाती हैं उस भिन्न के हर में जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही टुकड़े इसके कर लेते हैं। जैसे इस भिन्न के अंश हर में जो है 4 हैं तो इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। तो हमने इसके 4 टुकड़े बना लिए हैं और जितना अंश ऊपर दिया हुआ होता है उतने ही भागों को इन 4 में से जो है अपन कलरफुल बना लेंगे। तो हम ऊपर 2 भाग दिए हुए हैं, उन दोनों को कलरफुल बना के जो है इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ 4 गोलों में से 2 गोले भरे हुए हैं। इसी प्रकार अगर इसका आंसर बनाना है तो क्या आ जाएगा, नीचे 8 है तो इसके 8 टुकड़े करेंगे अपन। टोटल मिला के कितने टुकड़े करने हैं, 8। और 8 टुकड़ों में से ऊपर वाले 4 टुकड़ों को कलरफुल बना लेंगे। तो किन्हीं भी 4 टुकड़ों को कलरफुल बनाने से जो है इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों आकृति आपको दिखाई दे रही हैं, वो इसका सही आंसर है। इनको मैंने नीचे अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ भी इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि कोणों के प्रकार को समझाइए। तो कोण जो है कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। वैसे मैंने कोण के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देख सकते हैं तो वो देख लीजिएगा, और यहाँ भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2 रेखाओं के आपसी झुकाव को कोण कहते हैं। जो ये रेखा है और ये वाली रेखाएं आपस में जिस एंगल पर या जिस झुकाव पर खड़ी हुई रहती हैं उसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बाद जानते हैं कि कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं। कोई भी 2 कोण अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए या 2 कोणों का मान 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और यदि किन्हीं 2 कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे अगर आगे देखें, शून्य कोण किसे कहते हैं, 2 रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। अगर कोई कोण नहीं है, अगर 2 रेखाओं के बीच कोई भी कोण नहीं बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो स्थित हैं, तो वहाँ जो है आपको क्या प्राप्त होगा, 0 डिग्री कोण प्राप्त होता है। अगला है कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ऐसे आगे देखिए कि समकोण क्या होता है कि 90 डिग्री वाला कोण समकोण होता है। इसके बाद अधिक कोण की बात करें तो वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। उसके बाद है सरल कोण। तो सरल कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री वाला जो कोण होता है उसे सरल कोण कहा जाता है। इसके बाद ही वृत्त कोण क्या होता है, तो वृत्त या प्रतिवर्ती कोण वो होता है जो 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। और एक कोण होता है 360 डिग्री वाला, उसे कहते हैं पूर्ण कोण। तो आप उसे लिख सकते हो, 360 डिग्री का जो कोण होता है उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। तो ये प्रश्न नंबर 13 तक हो चुके हैं। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 14 और 15 के आंसर। तो प्रश्न नंबर 14 और 15 को एक बार देख लेते हैं कि इनका आंसर क्या है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है आपसे कि निम्न को प्रतिशत में बदलिए। तो आपको एक तो भिन्न और एक दशमलव संख्या दी गई है, इनको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। और अगला प्रश्न है कि गणित के शिक्षण में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसका महत्व लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है, 5-6 लाइनें आपको लिख कर आनी है। तो इसके आंसर ऊपर अपन देख लेते हैं। तो बार बार मेरे को स्लाइड ऊपर नीचे करना पड़ता है क्योंकि आंसर जो हैं अलग अलग जगहों पर लिखे हुए होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि 2/10 को किस प्रकार प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो उससे 100% से गुणा कर देते हैं, यानी प्रतिशत का चिन्ह वहीं रह जाएगा और 100 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से 100 कितनी बार कटेगा, 10 बार।
और 10 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो पहले वाली भिन्न का आंसर आ जाएगा 20%। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 0.35, तो जब इसके दशमलव बिंदु को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह वहीं रह जाएगा, 100 से 100 कट गया और कितना आंसर आ गया 35%। इसके बाद था कि गणित शिक्षक की गणित शिक्षण में क्या भूमिका है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो इसके बारे में डीप से भी ले सकते हैं, वरना इन बिंदुओं को आप लेकर आ सकते हैं। पहला बिंदु है कि एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को प्रदान करे और मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करे। यहाँ मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होने का मतलब ये है कि बच्चे की आवश्यकता को समझे कि कौन सा बालक किस प्रकार से गणित को पढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि सभी बालक एक ही तरीके से चीज़ों को समझे। अगला है कि खेल खेल में बच्चों को गणित पढ़ाएं, यानी खेल विधि का प्रयोग करें। इसके अलावा उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करें, आगमन जो शिक्षण विधि होती है उसका प्रयोग करें, प्रयोगशाला जो विधि है उसका प्रयोग करें। तो ये कुछ आपके मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, उनका सही प्रयोग करें। साथ ही साथ एक शिक्षक का दायित्व ये है कि सहायक सामग्री का प्रयोग करें। जहाँ चित्र की आवश्यकता है वहाँ चित्र बनाएं, जहाँ चार्ट की आवश्यकता है वहाँ चार्ट बनाएं, जहाँ मैप की आवश्यकता है वहाँ मैप बनाएं। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 के बाद। अब उनके आंसर आपको मैं आसानी से बता सकता हूँ। प्रश्न नंबर 16 है कि आरटी एक्ट 2009 में बच्चों को कौन सा संवैधानिक अधिकार दिया है। तो आरटी 2009 के अंदर, शिक्षा के अधिकार 2009 के अंदर बच्चे को अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष का जो कोई बालक है, 6 से 14 वर्ष का सामान्य बालक या 6 से 18 वर्ष का कोई दिव्यांग बालक जो है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी राजकीय विद्यालय में या किसी निजी विद्यालय में भी निःशुल्क जो है एडमिशन ले सकता है। और इसके साथ साथ उसे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो है पोषण के लिए पोषाहार भी जो है निःशुल्क दिया जाएगा, यूनिफॉर्म भी निःशुल्क दी जाएगी और किताबें भी जो हैं निःशुल्क दी जाएगी। तो ये उसे आरटी के तहत मिले हुए अधिकार हैं। इसके बाद अब 6 नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं, जहां पहला प्रश्न है 6 नंबर का कि आगमन और निगमन विधि क्या होती हैं। तो आगमन और निगमन विधि के बारे में मैंने अलग से जो है आपको यूनिट नंबर 4 और 5 में बता रखा है, या यूनिट नंबर 2 में बता रखा होगा। तो आपको क्या करना है कि मैंने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी पढ़ा रखी हैं प्ले लिस्ट में, तो आप वहाँ जाकर आगमन निगमन विधि वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, जिसको मैं आपको समझा देता हूँ कि एक परिवार है जो अपनी एक जो मासिक आय है जितना वो कमाते हैं महीने में, उसमें से 50% तो भोजन और अन्य खर्चों पर चल रहा है, 25% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और 25% की वो बचत करते हैं। तो इन आंकड़ों को आप प्रयोग में करते हुए इससे वृत्तीय लेखा चित्र बनाना है। क्या बनाना है? वृत्तीय लेखा चित्र बनाना है। तो इसका लेखा चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से, जहाँ आपको एक वृत्त बनाना है। इस वृत्त के अंदर आपको डिनोट करना है, यानी प्रदर्शित करना है कि पहला जो है हिस्सा 50% का है, ये भोजन और अन्य खर्चों पर लग रहा है, 25% शिक्षा पर खर्च हो रहा है और 25% बचत पर खर्च हो रहा है। तो इस चार्ट के बनाने को, इस वृत्तीय आलेख को बनाने पर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगला है प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का और 65 डिग्री का कोण बनाइए, यानी कि इसकी रचना करनी है, इसमें लिखना भी है। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। चूँकि यहाँ मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आप ज़्यादा नहीं समझेंगे, इसलिए आप प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं तो आप वीडियो देखकर 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, उससे आपके 6 नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। मैंने अंग्रेजी के अंदर आपको सीसी के 2 वीडियो पढ़ाए हैं और वहाँ मैंने आपको जब इंग्लिश में पढ़ाया है तो वहाँ मैंने हिंदी में भी बोला है। तो आप चाहें तो उस जो मैंने वहाँ हिंदी में बोला है उसको एक अलग पेज पर लिख लीजिएगा और उसकी अंग्रेजी आप दूसरे पेज पर लिख लीजिएगा, ताकि जब भी प्रश्न किसी भी पेपर के अंदर सीसी का क्वेश्चन आए इंग्लिश में तो इंग्लिश वाला लिख दीजिएगा, और हिंदी में आ जाए तो आप हिंदी के अंदर जो मैंने बताया है, जो मैंने बोला है उसे लिख दीजिएगा। पूरे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको एक पेपर करना है और ये पेपर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ जो है आपके 2019 वाला पेपर समाप्त होता है और बहुत ही छोटा पेपर है दोस्तों, 10 से 12 पेज या 10 से 15 पेज में पूरा कवर हो जाता है। और अब भी अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप जो प्रश्न पूछेंगे गणित का, अभी तक कोई सा भी आया हुआ, तो मैं आपको उनका आंसर तुरंत ही आपको फ़ोटो बना के उसमें लिख कर के आपको भेज दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा।